नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर आज होंगे रवाना। अफगानिस्तान में मैत्री बांध का आज करेंगे उद्घाटन। भारत के सहयोग से बना है बांध। गैस एजेंसी आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। केंद्र सरकार का 10,000 नए एलपीजी वितरक बनाने का फैसला। विशेष रूप से अक्षम लोगों को मिलेगा 3% एजेंसी। पठानकोट हमले में पाकिस्तानी एजेंसियों को क्लीन चिट नहीं, गृह राज्य मंत्री रिजिजू का बयान। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगी सफाई। जलवायु चुनौती से निपटने के लिए 60 देश की अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ। इसरो की पहल का असर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की साझा निगरानी के लिए उपग्रहों को करेंगे शामिल। और पेस हिंगिस ने जीता फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स का खिताब। फाइनल में सानिया डॉडिंग को हराया। 22वें ग्रैंड स्लैम के लिए सेरेना के सामने मुगुरुजा की चुनौती। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान की यात्रा करेंगे। वो हेरात प्रांत में अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात करेंगे। इसमें दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के उपायों पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान आज से शुरू हो रही प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा का हिस्सा है। इसके तहत वो कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मैक्सिको भी जाएंगे। मैत्री बांध को तकरीबन 1500 भारतीय और अफगान इंजीनियरों ने बनाया है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि बांध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के प्रति भारत की सतत प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बांध 44,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने में मदद करेगा। भारत इस डैम के निर्माण में $30 करोड़ खर्च कर रहा है। इससे 42 मेगावाट की बिजली बनेगी। पिछले साल मोदी और राष्ट्रपति गनी ने संयुक्त रूप से नए संसद भवन को अफगान राष्ट्र को समर्पित किया था। इसका निर्माण भारत अफगानिस्तान सहयोग के तहत किया गया था। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में $2 अरब से अधिक का निवेश किया है। और केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नई गैस एजेंसियों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार ने विशेष रूप से अक्षम लोगों को एलपीजी एजेंसी आवंटन में 3% आरक्षण देते हुए कई नियमों में बदलाव किए हैं। देश में एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 नई गैस एजेंसियां खोलने की घोषणा की है। पहले चरण में 2,000 एजेंसियां खोली जाएंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा वितरक प्रक्रिया में शहरी और ग्रामीण 2 श्रेणियां थीं। नई दिशा निर्देशों में 4 श्रेणी बनाई गई है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने सभी श्रेणियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश में फिलहाल करीब 16,000 डीलर हैं। सरकार ने 2016 को एलपीजी उपभोक्ता वर्ष घोषित किया था और ये 2018 तक देश की पूरी आबादी को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। देश में फिलहाल 27 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। कई रिजर्वेशन कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स कोटा है, एक सर्विसमैन कोटा है, जनरल। ये सारे वर्टिकल्स की 33% महिलाओं के नाम से सुरक्षित रहेगा। और एनआईए प्रमुख शरद कुमार के उस बयान से विवाद पैदा हो गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि पठानकोट हमले को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद की मदद में अब तक पाकिस्तान सरकार या इसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। हालांकि बाद में एनआईए और विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनआईए प्रमुख के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तानी नागरिकों का शामिल होना एक स्वीकार किया जा चुका तथ्य है।
गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये साफ किया है कि मामले की जांच अभी चल रही है और ऐसे में किसी को क्लीन चिट देने का या नहीं देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनआईए प्रमुख से इस पर सफाई मांगी है। It is not the question of support or not, but the question is if any group who is part of the government is involved or not. That is the thing. There is no question of clean sheet or any clarification. So I cannot state anything conclusively at this stage. Would Mr. Narendra Modi and the National Security Advisor please tell us, if it was not Pakistan, who were the terrorists who attacked our Pathankot airbase? और 60 से ज्यादा देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां पहली बार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी के लिए अपने उपग्रहों को शामिल करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES की पहल पर यह सहमति बनी है। इसरो के बयान के मुताबिक 3 अप्रैल को इसरो और CNES की पहल पर विश्व अंतरिक्ष एजेंसी को न्यू दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने का फैसला लिया, जो 16 मई से लागू हो गया। इसके तहत पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों से सभी आंकड़े एक ही जगह जमा किए जाएंगे। अभी जिन 50 जलवायु मानकों की निगरानी की जा रही है, उनमें 26 की सिर्फ अंतरिक्ष से ही निगरानी की जा सकती है। ऐसे में पेरिस जलवायु समझौते को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह फैसला बहुत ही अहम है। और राज्यसभा की 57 सीटों में से 32 सीटों पर नए निर्वाचित सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। शुक्रवार को नामांकन से नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। पार्टी के हिसाब से अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे और विकास महात्मे निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना के संजय राउत भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। तमिलनाडु में AIADMK से आर वैथिलिंगम, SR बाला सुब्रमण्यम, A विजय कुमार और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य A नवनीत कृष्णन चुने गए हैं, जबकि DMK से TKS LN गोवान और RS भारती शामिल हैं। वहीं बिहार में JDU से शरद यादव और रामचंद्र प्रसाद चुने गए हैं, जबकि RJD से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी राज्यसभा पहुंचे हैं। बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर भी निर्विरोध सांसद चुन लिए गए हैं। इसमें बीजेपी सरकार में रेल मंत्रालय संभाल रहे सुरेश प्रभु शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी के सहयोगी दल TDP का समर्थन प्राप्त है। साथ ही केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री YS चौधरी और पूर्व मंत्री TG वेंकटेश TDP के राज्यसभा पहुंचे हैं, जबकि YSR कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी भी राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। पंजाब की बात करें तो यहां राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं। एक सीट पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी तो दूसरी सीट पर अकाली दल के बलविंदर सिंह भूंदड़ जीते हैं। वहीं ओडिशा में भी तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के विजेता को घोषित कर दिया गया है। बीजू जनता दल सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रहे प्रसन्ना कुमार आचार्य, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री विष्णुचरण दास और राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष N भास्कर राव राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बीजेपी से रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। गुजरात से भी बीजेपी उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम रूपाला निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जिन राज्यों में नतीजे नहीं आए वहां 11 जून को चुनाव होगा
और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। राज्यसभा की 55 सीटों का कार्यकाल जून से अगस्त के बीच पूरा हो रहा है, जबकि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और निर्दलीय विजय माल्या की खाली सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 सीटें खाली हो रही हैं। और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव पर स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने से विवाद गहरा गया है। इस स्टिंग में धन बल का इस्तेमाल होते हुए दिखाया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। वहीं जेडीएस ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा और उनकी राय आने के बाद ही इसे फीडबैक के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ईरानी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बने TSR सुब्रमण्यम पैनल की ड्राफ्ट रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है। TSR सुब्रमण्यम ने मानव संसाधन विकास मंत्री को खत लिखकर शिक्षा नीति के ड्राफ्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। पैनल ने 27 मई को अपनी रिपोर्ट दी थी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 30 साल पहले 1986 में बनाई गई थी। तो ये सत्य है कि 27 तारीख को कुछ रिकमेंडेशंस हमारे पास आए। चूंकि अभी भी राज्य सरकार को अपना मत व्यक्त करना बाकी है, इसलिए एक आधी अधूरी चीज को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर मुझे लगता है अब तक के 2 साल के इस पूरे काम को सबसे बड़ा मुझे लगता है अन्याय होगा। खाने की तरह ही अब लोगों को पानी का भी कानूनी हक मिल सकता है। सरकार एक ऐसे कानून पर काम कर रही है जिसमें हर व्यक्ति को जीने के लिए पानी का अधिकार दिया जा सकता है। कानून के ड्राफ्ट में ये प्रावधान है कि सरकार हर व्यक्ति को उसकी मौलिक जरूरतों के बराबर पानी मुफ्त में दे। हालांकि पानी का मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए केंद्र ने इस बारे में राज्यों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव के तहत खेती में एक तय सीमा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। और इस कानून में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी कई कड़े प्रावधान हैं। केंद्र ने मथुरा झड़प के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मथुरा हिंसा में 2 पुलिस कर्मियों सहित 24 लोग मारे गए। ये है मथुरा के जवाहर बाग की तस्वीरें, जहां हर तरफ गुरुवार को हुई हिंसक झड़प और आगजनी के निशान बिखरे पड़े हैं। हालात देखकर लगता है कि अतिक्रमण करने वाले किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में यहां से भारी तादाद में कारतूस और दर्जनों हथियार बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद समेत दूसरे अधिकारी मथुरा में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस ने अब तक 320 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो इलीगल एक्टिविटी थी और अराजक तत्व थे और पूरा अराजकता फैलाना चाह रहे थे, उसके जो मुखिया है और जो उसके अग्रणी हैं उनके विरुद्ध ऐसे लगाएंगे जिससे कि ऐसा करने वाले जो हैं उनको सबक मिल सके। इस घटना का जिम्मेदार सत्याग्रह के नाम से सरकार और प्रशासन के नाक में दम करने वाला रामवृक्ष यादव है, जो पहले जय गुरुदेव का शिष्य हुआ करता था। बाद में उसने अलग होकर आजाद भारत विधिक वैचारिक सत्याग्रही संस्था बना ली और धरने के नाम पर 2 साल पहले वो मथुरा के जवाहर बाग पहुंचा और 3000 समर्थकों के साथ धीरे धीरे यहाँ की करीब 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर बैठा। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जब जवाहर बाग पर अवैध कब्जा जमाए लोगों को हटाने पहुंची तो पहले से ही हथियारों से लैस लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी और आगजनी में 2 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए और 22 अतिक्रमणकारी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसे में शहीद हुए मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, एसओ संतोष कुमार यादव को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जो घटना हुई उसकी जांच भी हालांकि कमिश्नर स्तर पे जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से घटना की जानकारी ली है। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार ने माना है कि मथुरा हिंसा अफसरों की चूक का नतीजा है। मथुरा की जो घटना है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मारे जाना, ये बहुत बड़ा एक चूक हुआ है और राज्य सरकार को देखना चाहिए। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी मथुरा हिंसा पर शोक जताया है। ये जो बात हो रही है 2 साल की बात है, ये पहले से इसको कंट्रोल करना चाहिए था
यूपी सरकार को वो कर नहीं पाए। लेकिन इससे पहले वो घटना से बेखबर नजर आई और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग की फोटो ट्विटर पर शेयर करके वो विवादों में घिर गई। यहाँ के लोगों का प्रश्न है कि भविष्य में इस तरह की निजी सेनाएं ना इकट्ठी हों, इसके लिए सरकार क्यों न कड़े कानून बनाए। मथुरा से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में आतंकियों ने कल बीएसएफ काफिले को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए और 7 घायल हैं। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हमला उस वक्त हुआ जब जवान गश्त पर थे। गृह मंत्री ने इस मामले में बीएसएफ के डीजी को मौका वारदात पर जाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तत्काल मैंने डायरेक्टर जनरल बीएसएफ से बात की है और साथ ही होम सेक्रेटरी से भी हमारी इस संबंध में बातचीत हुई है और मैंने डायरेक्टर जनरल बीएसएफ को भी कहा है कि तुरंत वहां जाना चाहिए और वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहिए और कुछ मुकम्मल व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के खात्मे के लिए साझा प्रयास पर जोर दिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं में भारत को शामिल किए बिना उनका कोई महत्व नहीं है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ट्यूनीशिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कहा कि कोई भी वैश्विक मंच भारत के बिना अधूरा है। उन्होंने भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से भारत बेहतर देश है। उन्होंने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। इंडिया फ्रेंड्स इज नॉट अ रिजेक्शनिस्ट पावर that stands outside the global order. Instead, her interests lie in working to change, reform, and improve the global order. This demands increased external engagement within the ambit of a non-intrusive policy. उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपने फायदे के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने वैश्विक साझा प्रयासों से इस पर काबू पाने की बात कही। There can be no distinction between good and bad terrorists. A terrorist is a terrorist. One who commits crime against humanity cannot have any religion or be afforded any political sanctuary. International terrorism can only be defeated by organized international action. ट्यूनीशिया दौरे के आखिरी दिन दोनों देशों ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति और ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2 सहमति पत्रों पर भी दस्तखत हुए। दोनों देश उद्योग से लेकर पर्यटन के क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशने पर राजी हुए। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया की संसद के स्पीकर और सांसदों से भी मुलाकात की। सुरक्षित भविष्य होना देश की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देता है, जिसके लिए जरूरी है अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध होना और गैर जरूरी ताकतों के खिलाफ एकता दिखाना। उपराष्ट्रपति ने ट्यूनिस में भी आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ अनेकता में एकता का संदेश दिया है। कैमरा पर्सन सुधांशु और अपने सहयोगी विशाल कुमार जैन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, ट्यूनिस। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह कहा है कि दक्षिण चीन सागर में जहाजों का आवागमन जारी रहना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के अधिकार को लेकर जारी गतिरोध को शांति और आपसी सहमति से सुलझाने की बात कही है।
चीन ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी पोत के आने पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जबकि अमेरिका ने अपने जहाज की मौजूदगी को सही ठहराया था। दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र पर चीन के अलावा कई और देश भी दावा करते रहे हैं। रक्षा मंत्री इस वक्त अंतर सरकारी सुरक्षा फोरम शांग्री-ला डॉयलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 28 देश और बाकी देशों के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान पर्रिकर की अपने फ्रांसीसी समकक्ष से मुलाकात होने की भी उम्मीद है। भारत और फ्रांस 36 राफेल लड़ाकू जेट सौदों के अंतिम रूप देने के दौर में हैं। We are very clear about our policy in South China Sea. It's basically that right for ships and even the flights, they cannot be disturbed. It should be as per the international law. Solution should be found peacefully. This is our clear view about it. फ्रांस और जर्मनी में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। फ्रांस में सीन समेत कई दूसरी नदियां उफान पर हैं। बाढ़ ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहीं पाइप के सहारे जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे लोग, कहीं नाव के जरिए मासूम की जिंदगी को बचाने की कोशिश। दुनिया का सबसे आधुनिक शहर पेरिस इस वक्त पानी से पस्त है। कुदरत की मार के आगे ये शहर मजबूर है। गलियां नदी और नाले का रूप ले चुकी है। पानी घरों में घुसकर जिंदगी छीनने की कोशिश कर रहा है। बेबस लोग अब अपने आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। Les sauveteurs sont passés demander s'il y avait des personnes blessées. Donc il n'y en avait pas. Après ils ont dit qu'ils repasseraient dans une dizaine, quinzaine de minutes pour nous évacuer. फ्रांस में ये 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ है। सीन समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ तक कि एफिल टावर और म्यूजियम को भी बंद करना पड़ा है। We were planning to visit the Louvre Museum, but unfortunately, when we came here, we saw it's closed. हालांकि राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद ने लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन बाढ़ इतनी भीषण है कि जल्द राहत के आसार नहीं दिख रहे। D'une certaine façon, ces catastrophes montrent que le climat peut être, pendant des mois qui n'étaient pas généralement les plus chauds, eh bien, les plus chauds que nous ayons connus depuis l'histoire même de la météo. फ्रांस के अलावा यूरोप का एक और देश जर्मनी भी बारिश और बाढ़ से तबाह है। दक्षिण जर्मनी के कई शहर बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। मौसम विभाग ने फ्रांस और जर्मनी में अगले 24 घंटों के दौरान और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये खतरा यूरोप के कई और देशों पर भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर फ्रेंच ओपन से। भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया। फाइनल में इस जोड़ी ने भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डॉडिंग की जोड़ी को हरा दिया। पेस हिंगिस ने यह मुकाबला 4-6, 6-4 और 10-8 से जीत लिया। तीसरे सेट में मुकाबला टाई ब्रेकर में चला गया। पेस हिंगिस ने टाई ब्रेकर को 10 के मुकाबले 8 पॉइंट से जीता और चैंपियन बन गए। लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस ने इस जीत के साथ ही करियर स्लैम पूरा किया है। इस जोड़ी ने पिछले साल विंबलडन और यूएस ओपन के अलावा इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था। ऐसे में ये पेस का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। पेस के खाते में इस जीत के साथ ही 10 मिक्स डबल्स करियर खिताब हो गए हैं। और महिला एकल की बात करें तो खिताब के लिए सेरेना विलियम्स के सामने स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा से होगा। सेरेना ने रिकॉर्ड 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को फाइनल में प्रवेश किया। शीर्ष वरीयता सेरेना ने कड़े संघर्ष के बाद सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स की किकी बर्ट्रेंस को हराया। सेरेना ने यह मुकाबला 7-6, 6-4 से जीता। अब सेरेना स्टेफी ग्राफ के 22वें ग्रैंड स्लैम खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से एक कदम दूर है। उधर महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में पहले गार्बिन मुगुरुजा ने सेमीफाइनल में समांथा स्टोसुर को हरा दिया। मुगुरुजा ने यह मुकाबला आसानी से 6-2, 6-4 से अपने नाम किया।
समांथा 2012 के बाद पहली बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में खेल रही थी। और पुरुष एकल की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच लाल बजरी पर अपना पहला खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। जोकोविच ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को आसानी से 6-2, 6-1, 6-4 से मात दी। जोकोविच ने चौथी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाई है। वैसे ये लगातार छठा मौका है जब जोकोविच किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए रविवार को जोकोविच की भिड़ंत ब्रिटेन के एंडी मरे से होगी। मरे ने दूसरे सेमीफाइनल में तीसरे क्रम के स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका को हराया। कड़े मुकाबले में मरे ने डिफेंडिंग चैंपियन वावरिका को 6-4, 6-2, 4-6, 6-4 से हराकर खिताब की रेस से बाहर कर दिया। मरे पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। और मशहूर फिल्म अदाकारा नूतन की आज जयंती है। नूतन को भारतीय सिनेमा की एक भावप्रवण अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल। हिंदी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ अदाकारा और 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री नूतन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां का माहौल पूरी तरह फिल्मी था। उनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर अदाकारा थीं। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म हमारी बेटी से की। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। विमल रॉय की फिल्म बंदनी में उनके अभिनय के लिए नूतन को आज भी याद किया जाता है। फिल्म छलिया, अनाड़ी, तेरे घर के सामने, सुजाता, दिल ने फिर याद किया, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सरस्वती चंद्र उनकी काफी कामयाब फिल्में रहीं। 80 के दशक में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। मेरी जंग, नाम और कर्मा जैसी कई फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया। आज ही के दिन 1991 में नूतन कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर आज होंगे रवाना। अफगानिस्तान में मैत्री बांध का आज करेंगे उद्घाटन। भारत के सहयोग से बना है बांध। गैस एजेंसी आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। केंद्र सरकार का 10,000 नए LPG वितरक बनाने का फैसला। विशेष रूप से अक्षम लोगों को मिलेगा 3% एजेंसी। पठानकोट हमले में पाकिस्तानी एजेंसियों को क्लीन चिट नहीं, गृह राज्य मंत्री रिजिजू का बयान। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगी सफाई। जलवायु चुनौती से निपटने के लिए 60 देश की अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ। इसरो की पहल का असर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की साझा निगरानी के लिए उपग्रहों को करेंगे शामिल। और पेस हिंगिस ने जीता फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स का खिताब। फाइनल में सानिया डोडिंग को हराया। 22वें ग्रैंड स्लैम के लिए सेरेना के सामने मुगुरुजा की चुनौती। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।